बड़े बुजुर्ग ने सिर हिलाया। पिल वैली प्राचीन जातियों और प्राचीन परिवार गठबंधन के लोगों की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, मैं इम्तियाज हूं, ईस्टर्न एक्सयूएन रीजन के गठबंधन का उप क्षेत्रीय मास्टर हूं। ईस्टर्न एक्सयूएन रीजन जिसका उन्होंने उल्लेख किया वो सेंट्रल प्लेन्स के पूर्वी क्षेत्र को संदर्भित करता था। सेंट्रल प्लेन्स इतना बड़ा था कि इसे 5 क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्र में विभाजित किया गया था। आसमान से ऊपर देखने पर सेंट्रल प्लेन्स के 5 क्षेत्र एक तांबे के सिक्के की तरह थे। बीच में एक वर्ग था जो सेंट्रल एक्सयूएन रीजन था। बाकी को 4 क्षेत्रों में समान रूप से विभाजित किया गया था, जबकि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पूर्वी क्षेत्र के भीतर था। इम्तियाज ने आगे कहा, मैं विशेष रूप से एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के मामले के लिए आया हूं। हां, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की इस मामले में वास्तव में कुछ गलती है। राघव ने माथे पर बल डाला। यह बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था? अगर पहली चीज उसने उन्हें दोषी घोषित कर दी तो वह इसे ठीक कैसे करने वाला था? उसने चुपके से विजेंद्र को देखा तो देखा कि बाद वाले ने उसे एक विशेष नजर दी। राघव तुरंत समझ गया, मुझे माफ करना, लेकिन उप क्षेत्रीय मास्टर इम्तियाज, मेरा एक्सुएंशन दाओ सेक्ट ये स्वीकार करने में असमर्थ है कि हमने कुछ भी गलत किया। राघव ने बीच में टोक दिया। अन्य विशेषज्ञ हैरान थे कि राघव इतना ढीठ कैसे हो सकता है। ये उप क्षेत्रीय मास्टर इम्तियाज स्पष्ट रूप से उसकी मदद करने आया था, लेकिन वो इतना असभ्य क्यों हो रहा था? राघव, असभ्य मत बनो। उप क्षेत्रीय मास्टर इम्तियाज से माफी मांगो, विजेंद्र तुरंत चिल्लाए। राघव ने सिर हिलाया। शुआन मास्टर, मुझे माफ करना। शिष्य बस जरा गुस्से वाला है। सही सही है और गलत गलत है। जहां तक शिष्टाचार की बात है वह बात के लिए है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट ने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए मेरी माफी उप क्षेत्रीय मास्टर इम्तियाज। मेरे पास आपको बीच में टोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राघव और विजेंद्र का सहयोग त्रुटिहीन था, जिससे इम्तियाज को अपना गुस्सा निकालने का कोई रास्ता नहीं मिला। अगर उसने अब अपना गुस्सा जाहिर किया तो ऐसा लगेगा कि वह उदार नहीं है। क्या बकवास! क्या तुम कह रहे हो कि दूसरों को मारना तुम्हारे लिए सही है? सुरेश के पीछे खड़े लाइफ स्टार विशेषज्ञों में से एक चिल्लाया। क्या कुत्ते को मल खाने में मदद करना वाकई मजेदार है? राघव ने ताना मारा। चापलूसी की ये क्षमता बहुत निम्न स्तर की थी। ये घिनौना था। राघव, असभ्य मत बनो, विजेंद्र ने डांटा। मेरी माफी शुआन मास्टर। मैं उन लोगों के प्रति विनम्र नहीं हो सकता जो दिन भर मल खाते हैं और फिर वो मल दूसरों पर उगलते हैं। राघव ने लाचारी से कहा, ओ लड़के, तुम मरना चाहते हो? वो लाइफ स्टार विशेषज्ञ गुस्से में चिल्लाया। बूढ़े कमीने, और 3 साल में मेरा बॉस तुम्हें मुर्गी मारने की तरह मार पाएगा। क्या तुम उसे और नाराज करने की कोशिश करना चाहते हो? अर्जुन आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सका और उस लाइफ स्टार विशेषज्ञ को कोसा। बाकी ड्रैगन ब्लड लीजन भी गुस्से में थी। ये स्पष्ट रूप से मेहमानों का ये समूह था जिसने राघव का शिकार करने के लिए स्वर्ग को घेरने वाला जाल बिछाया था। क्या ये हो सकता है कि दूसरों को पलटवार किए बिना आज्ञाकारी रूप से मारे जाने की उम्मीद थी? राघव और अर्जुन के अहंकार ने तुरंत सभी विशेषज्ञों को नाराज कर दिया। जैसे ही वे उन्हें कोसने वाले थे, लोगों का एक और समूह आ गया। आजकल के युवा सचमुच अच्छे हैं। उनमें हिम्मत और बुद्धिमत्ता है और साहस की कोई कमी नहीं है। आज के नायकों को देखने के लिए इतनी दूर आना मेरे लिए व्यर्थ नहीं गया। हर कोई चौंक गया और तेजी से पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने 10 से अधिक लोगों के एक समूह को धीरे धीरे एक्सुएंशन प्लाजा में चलते हुए देखा। सामने वाला व्यक्ति अपने 50 के दशक में एक दयालु बड़े बुजुर्ग जैसा लग रहा था। उनका मध्यम कद थोड़ा मोटा था। वह एक साधक नहीं बल्कि एक बुजुर्ग दुकानदार जैसा दिखता था। वह उदार मुस्कान कुछ ऐसी थी जिससे दूसरों को आराम मिलता था। उनके पीछे का समूह शानदार चोगे पहने हुए था और उनकी हवाएं बहुत शालीन थी। उनमें से एक युवा ने राघव को अंगूठा दिखाया। राघव को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में फूल खिल रहे हों।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे इस समय आएंगे। अब माहौल रोमांचक होने वाला था। द हुयू सेक्ट। काफी लोगों के चेहरे बदल गए। पिल वैली के लॉ एनफोर्सर सुरेश तुरंत उदास हो गए। वे हमेशा से कट्टर दुश्मन रहे थे। पिल वैली ने लगभग औषधीय गोली बाजार पर एकाधिकार कर लिया था, जबकि हुयू सेक्ट ने लगभग पूरे व्यापार क्षेत्र पर एकाधिकार कर लिया था। दोनों पक्ष अकल्पनीय संपत्ति वाले दिग्गज थे। धर्मी मार्ग की लगभग सभी औषधीय गोलियां पिल वैली से प्राप्त की जाती थी, लेकिन उनके बाकी संसाधन हुयू सेक्ट से आते थे। पिल वैली ने इस दुनिया में औषधीय गोलियों के भाग्य को नियंत्रित किया, जबकि हुयू सेक्ट ने अन्य संसाधनों के भाग्य को नियंत्रित किया। कोई भी संप्रदाय उनमें से किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लेकिन अब पिल वैली पहले यहां आया था और हुयू सेक्ट के विशेषज्ञ बाद में आए थे। इसके पीछे का महत्व बहुत स्पष्ट था, जिससे इन विशेषज्ञों के चेहरे बदल गए। अगर उन्होंने केवल पिल वैली की चापलूसी की तो वे हुयू सेक्ट को नाराज कर देंगे। उनके व्यापार मार्ग अनिवार्य रूप से काट दिए जाएंगे और वे अपने संसाधनों को खरीद या बेच नहीं पाएंगे। उस स्थिति में उनका विनाश निश्चित था। पूरे मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट का व्यापार नेटवर्क हुयू सेक्ट द्वारा नियंत्रित था। उनका समर्थन खोने के लिए आपको अपने खुद के व्यापार चैनल बनाने की आवश्यकता होगी, लेकिन बाकी बाजार हुयू सेक्ट के हाथों में था और बिना किसी कनेक्शन के आप ठंड और भूख से मर जाएंगे। हुयू सेक्ट हमेशा शांत रहा और अपनी प्रतिष्ठा पर बहुत ध्यान देता था। इसके अलावा हुयू सेक्ट के शिष्य सभी वेल्थ गॉड के अनुयायी थे। वे सभी पक्षों के साथ ईमानदारी से अपना कारोबार करते थे और उनकी प्रतिष्ठा निर्विवाद थी। लेकिन अब हुयू सेक्ट और पिल वैली लड़ रहे थे, जिसने पिल वैली की चापलूसी करने आए लोगों को दंग कर दिया। अब चापलूसी करने के लिए दो पक्ष थे, लेकिन एक की चापलूसी करने से वे दूसरे को खो देंगे और किसी एक को खोने का मतलब उनके लिए विनाश था। वे घबरा गए, ये नहीं जानते थे कि क्या करें। यहां तक कि इम्तियाज को भी यह आश्चर्यजनक लगा। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि हुयू सेक्ट इस समय लोगों को भेजेगा। यह उनके शांत स्वभाव से मेल नहीं खाता था। गिरीश, तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार सुरेश ने अपना मुंह खोला। सुरेश का उस एल्डर का नाम ले पाना यह दर्शाता था कि वे दोनों स्पष्ट रूप से एक दूसरे से परिचित थे, लेकिन उसका स्वर किसी पुराने मित्र का अभिवादन करने वाला नहीं था। है, मैं क्या इरादा कर सकता हूं? ईस्टर्न एक्सयूएन रीजन के दुकानदार के रूप में मैं हर दिन मरकर काम करता हूं। मुझे बस अंत में घूमने और आराम करने के लिए कुछ समय मिला, जब मैंने अचानक देखा कि यह जगह बहुत जीवंत है, इसलिए मैं देखने आया। गिरीश हंसा, हमेशा की तरह उदार था, जैसे कि वह अपने जीवन में कभी गुस्सा नहीं होगा। हुयू सेक्ट के भीतर कई अलग अलग पद थे, लेकिन क्योंकि वे अपने धन के देवता के प्रति इतने समर्पित थे, उनके नाम भी व्यावसायिक शीर्षक थे। यह खेती की दुनिया के बाकी हिस्सों की शैली जैसा नहीं था। पिल वैली के लोग अक्सर हुयू सेक्ट को घटिया फेरी वालों का एक समूह, भिखारी जो केवल लाभ की परवाह करते हैं, कहकर कोसते थे। लेकिन हुयू सेक्ट ने कभी पिल वैली को वापस नहीं कोसा, नहीं उन्होंने कुछ भी आक्रामक किया। उस तरह का आत्मनियंत्रण प्रशंसनीय था। दोनों पक्षों के खेती की दुनिया की जीवन रेखा को नियंत्रित करने के बावजूद हुयू सेक्ट हमेशा लो प्रोफाइल रहता था और पिल वैली की तरह हावी नहीं होता था। लेकिन अगर लोगों ने सोचा कि हुयू सेक्ट को धमकाना आसान था, तो वे एक बहुत बड़ी गलती करते। हुयू सेक्ट की शक्ति कोई नहीं जानता था, लेकिन यह देखते हुए कि पिल वैली भी उनके लिए कुछ भी करने में हमेशा असहाय था, फिर भी कुछ सुराग थे। तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा हुयू सेक्ट मानता है कि मित्रता एक व्यक्ति को धनी बनाती है, लेकिन मैंने सुना है कि पिल वैली इस मामले में बहुत बेलगाम रहा है। मेरा हुयू सेक्ट हमेशा लो प्रोफाइल रहा है और इसलिए मैं आपसे कुछ सलाह सीखने के बारे में सोच रहा था। गिरीश मुस्कुराया। राइटियस विशेषज्ञों के दिल कांप उठे। गिरीश के शब्द सतह पर विनम्र लग सकते थे, लेकिन उनमें एक छिपी हुई तीक्ष्णता थी। हुयू सेक्ट हमेशा लो प्रोफाइल रहा है, लेकिन अब पिल वैली से कुछ सलाह सीखना चाहता है।
इसका ठीक ठीक क्या मतलब था? क्या इसका मतलब यह था कि वे पिल वैली पर हमला शुरू करने वाले थे? ये उन सभी के लिए एक चेतावनी थी। मेरे पिल वैली के पास शक्ति और नींव है घमंडी होने की। हर कोई इस क्षमता को नहीं सीख सकता, सुरेश ने व्यंग्य किया। वो स्पष्ट रूप से हुयू सेक्ट को गमवारों का एक समूह होने के लिए कोस रहा था कि उनकी नींव पिल वैली से कोसों दूर थी। तुम इसे इस तरह नहीं कह सकते। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें हार मानने से कम एक बार चीजों को आजमाना चाहिए, अन्यथा तुम अपनी क्षमताओं पर संदेह करना शुरू कर दोगे। इसलिए कुछ आजमाना कोई बुरी बात नहीं है। गिरीश हंसा। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का समर्थन करके क्या तुम मेरे पिल वैली, प्राचीन जातियों और पूरे राइटियस पाथ के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो? सुरेश ने मांग की। ओ, पिल वैली के कितने योग्य! ये अहंकार वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे मैं सीखने आया था। मुझे सिर्फ एक वाक्य से दुनिया का दुश्मन बनाने में सक्षम होना। अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। गिरीश ने सुरेश पर अपना अंगूठा उठाया, लेकिन हर कोई बता सकता था कि वो उसका मजाक उड़ा रहा था। मेरा हुयू सेक्ट एक व्यवसाय है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से इतने सारे लोगों को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे, अन्यथा हम भूख से मर सकते हैं। मैं जो करने आया था वो सिर्फ आपकी तकनीकें सीखने के लिए था। आप जैसा व्यवहार करना चाहते हैं कर सकते हैं, और हम बस बिना कुछ कहे देखते रहेंगे। गिरीश हंसा। तो युवा राघव, क्या तुम मेरे लिए एक सीट और कुछ जलपान खोजने में मदद कर सकते हो? मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और तुम्हारे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की सीढ़ी बहुत लंबी है। मैं इतना थक गया हूं कि बीच रास्ते में लगभग ढह गया था। गिरीश राघव की ओर मुड़ा। राघव खुश था। गिरीश ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया था। वह राघव को इन लोगों को दबाने में मदद करने आया था, और कम से कम उसका एक मुख्य लक्ष्य पिल वैली के खिलाफ जाना था। उसकी तरफ बैठकर कोई भी जो अंधा या मूर्ख नहीं था, वो हुयू सेक्ट का रुख बता सकता था। पुराने दोस्त गिरीश, मैंने तुम्हें कई बार आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन तुमने आने से इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के संप्रदाय गुरु के रूप में मेरा चेहरा राघव के चेहरे से भी महान है। विजेंद्र कड़वाहट से मुस्कुराए। यह जानना जरूरी था कि गिरीश ईस्टर्न एक्सयूएन रीजन के भीतर हुयू सेक्ट के प्रभारी थे। उनका शब्द इस क्षेत्र में कानून था। वास्तव में विजेंद्र केवल उन्हें जानते थे और उनका उनसे कोई पिछला रिश्ता नहीं था। अतीत में एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का व्यवसाय भी हुयू सेक्ट में दूसरों द्वारा संभाला जाता था। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट जैसा एक गिरा हुआ संप्रदाय उनके स्तर के एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए योग्य नहीं था। विजेंद्र की कड़वी मुस्कान का एक कारण राघव की स्थिति को बढ़ाना था, जबकि दूसरा उनकी असहायता को व्यक्त करना था। एक्सयूएन मास्टर विजेंद्र, कृपया इस बूढ़े व्यक्ति को माफ करें। मेरा शरीर बूढ़ा है। धन के देवता के आशीर्वाद के कारण मेरा अपना धन उस बिंदु तक बढ़ता रहा है कि बस घूमने के लिए बाहर जाना भी बहुत ज्यादा बर्बादी है। मैं उस लाभ को खोना सहन नहीं कर सकता। गिरीश हंसी के साथ अपना मोटा पेट थपथपाया। इस समय राघव ने गिरीश को अपनी खुद की सीट पेश की, लेकिन गिरीश ने इनकार कर दिया। वह मेजबान की आवाज को अभिभूत नहीं करना चाहते हुए एक तरफ बैठ गए। राघव का पद संप्रदाय गुरु का पद था, यहां तक कि विजेंद्र और अन्य भी उनके पीछे खड़े थे, इसलिए वो मुख्य भूमिका में थे। गिरीश ने स्वाभाविक रूप से देखा कि विजेंद्र राघव का समर्थन कर रहे थे। स्पष्ट रूप से विजेंद्र ने राघव को भविष्य के एक्सयूएन मास्टर के पद पर धकेल दिया था। राघव की स्थिति और पद फिर कभी पहले जैसे नहीं होंगे। वो अब सिर्फ एक प्रतिभाशाली शिष्य नहीं थे। विजेंद्र की आज की कार्रवाइयां दुनिया को यह बताने के बराबर थी कि राघव एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के उत्तराधिकारी थे, और जो कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत करेगा उसे पूरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अच्छा काम किया राघव, तुम्हारा भाई तुम्हारा समर्थन करता है। गिरीश के पीछे रहे वेद शर्मा ने उसे आंख मारी। राघव ने सिर हिलाया, इस एहसान को याद रखा। वेद शर्मा ने इस बार वास्तव में उसकी मदद की थी। हुयू सेक्ट के उसका समर्थन करने से
उस पर दबाव बहुत कम हो गया। हुयू सेक्ट के विशेषज्ञों के आगमन ने पिल वैली की मूल योजना को अफरातफरी में डाल दिया। यहां तक कि मार्शल हेवन अलायंस के लोगों को भी नहीं पता था कि क्या करना है। गिरीश बस राघव के बगल में बैठा था। वे लोग जो पिल वैली के लिए कुत्ते की तरह बकवास करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उन सभी ने अपने मुंह बंद कर लिए, बोलने की हिम्मत नहीं की। सच कहूं तो हम सभी केवल न्याय के खातिर एक्सपेंशन दाओ सेक्ट आए हैं। चूंकि हम सभी आए हैं, अब हमारे लिए ये चर्चा करने का समय है कि क्या हुआ। अगर कोई गलतफहमी है तो हम उन्हें अभी हल कर सकते हैं। मार्शल पद के इतने सारे विशिष्ट हस्तियों के साथ हम निश्चित रूप से सभी पक्षों के लिए न्याय करने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। इस समय मार्शल हेवन अलायंस के इम्तियाज ने अपना चेहरा सख्त किया और बातचीत शुरू की। आखिरकार एक्सपेंशन दाओ सेक्ट मार्शल हेवन अलायंस का एक सदस्य था और उन्हें उनके लिए खड़े होना पड़ा। हालांकि उनके शब्द अब पहले की तरह कठोर नहीं थे। कम से कम उन्होंने एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को खलनायक कहकर शुरुआत नहीं की, लेकिन उनके शब्दों में अभी भी ये निहित था कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट गलती पर था, वरना वो ये नहीं कहते कि उनका लक्ष्य सभी पक्षों के लिए न्याय खोजना था। राघव ठंडा सा मुस्कुराया। वो बता सकता था कि ये इम्तियाज अच्छा नहीं था। वह मूल रूप से एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के लिए नहीं बोल रहा था। वह निश्चित रूप से किसी और के लिए काम कर रहा था। हालांकि राघव को नहीं पता था कि इम्तियाज ऐसा क्यों कर रहा होगा। राघव को विश्वास था कि अगर उसने इम्तियाज को नेतृत्व करना जारी रखने दिया तो स्थिति एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के लिए अधिक से अधिक प्रतिकूल हो जाएगी। ये सही है। बूढ़े आदमी गिरीश के यहां होने से मुझे विश्वास है कि कई लोगों को मेरे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को एक स्पष्टीकरण देना होगा। राघव ने सहमत व्यक्त की, लेकिन उसकी सहमति स्पष्ट रूप से इम्तियाज के इरादे से अलग थी। उसका अर्थ विपरीत था। कमबख्त, तुम्हारे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट ने इतने सारे लोग मारे और हमें तुम्हें एक स्पष्टीकरण देना है। विजेंद्र ने जानबूझकर पिल वैली और प्राचीन जातियों के इतने सारे लाइफ स्टार विशेषज्ञों को मारने के लिए एक दिव्य वस्तु का उपयोग किया। वह करप्ट पाथ से भी अधिक शातिर था। लेकिन तुम्हें फिर भी स्पष्टीकरण मांगने का चेहरा है। तुम्हारे इतना बेशर्म होने के कारण क्या तुम अपने पूर्वजों को शर्मिंदा करने से नहीं डरते? मेरे हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट को तुम्हारे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के समान नाम में शामिल करना हमारा सबसे बड़ा अपमान है। एक एल्डर ने राघव और विजेंद्र को कोसा। यह एल्डर हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के संप्रदाय नेता देवा थे। वरिष्ठता के मामले में वो विजेंद्र से भी एक स्तर ऊपर थे। ये सही है, एक्सपेंशन दाओ सेक्ट ने निश्चित रूप से ये जानबूझकर किया। ये संकेत है कि तुम बाकी भूमि के लिए अफरातफरी पैदा करना चाहते हो। आज एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को राइटियस पाथ को एक स्पष्टीकरण देना होगा। हुयू सेक्ट के सीनियरों के आने के कारण हम बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे। जब तक एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को तुरंत भंग नहीं किया जाता है और राघव को फांसी नहीं दी जाती है, इस मामले को हल किया जा सकता है। देवा के तुरंत बाद राइटियस पाथ के अन्य विशेषज्ञों ने धार्मिक आक्रोश के साथ दहाड़ना शुरू कर दिया। वे सभी कभी ऐसे संप्रदाय थे जिनका एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के साथ संबंध था। हालांकि वे हुयू सेक्ट से भयभीत थे। वे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के इस संकट से असुरक्षित रूप से बच निकलने में कामयाब होने के बारे में अधिक चिंतित थे। अगर एक्सपेंशन दाओ सेक्ट वास्तव में उठ गया तो ये उनके लिए एक दुस्वप्न होगा। यही कारण था कि देवा के पहला होने के साथ उन्होंने भी हुयू सेक्ट और पिल वैली के बीच चुनाव करने के लिए बाहर कदम रखा। चूंकि वे पहले से ही एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के दुश्मन थे, उन्हें पिल वैली के साथ खड़े होने का चुनाव करना पड़ा। राघव खड़ा हुआ और धीरे धीरे देवा की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही हर कोई उसे घूर रहा था, दहाड़े धीरे धीरे शांत हो गई। हम्फ, तुम मुझसे बहस करना चाहते हो? आज तुम इसे कैसे भी तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करो, तुम्हारे झूठ का जरा सा भी उपयोग नहीं होगा। एक गलती है और जबरदस्ती तर्क को तोड़ने मरोड़ने का कोई मतलब नहीं है, देवा ने व्यंग्य किया। धप। लेकिन जिस चीज ने सभी को हैरान कर दिया वो यह था कि राघव ने कुछ नहीं कहा। उसका बहस करने का कोई इरादा नहीं था।
उसने सीधे एक हाथ बढ़ाया और देवा के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम बेशर्म बूढ़े चीज, मैं तुम्हें थप्पड़ मारने आया हूं। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ शब्द कौन बर्बाद करेगा। हर कोई अविश्वास से भर गया था। राघव का थप्पड़ बिना किसी दोष के स्वाभाविक रूप से बहा था। तर्क के अनुसार जैसे ही उसने हमला किया, एक विशेषज्ञ सहज रूप से प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन यह राघव का थप्पड़ देवा के चेहरे पर लगने के बाद ही था कि हर किसी ने प्रतिक्रिया की। ऐसा था जैसे उसका थप्पड़ लगने तक समय जम गया था। बस इसे देखने से ही उन्हें लगा जैसे इसके पीछे असीम रहस्य है, एक प्राकृतिक दांव। एक चेहरे पर थप्पड़ को ऐसे स्तर तक शोधित करने में सक्षम होना, उसे स्वर्ग के नीचे अप्रतिद्वंदी दर्जा दिया जा सकता है। यहां तक कि गिरीश भी हैरान थे और वो उछल पड़े, सदमे से घूर रहे थे। यह राघव की दिव्य चेहरा थप्पड़ कला को देखने का उनका पहला समय था। जहां तक देवा की बात है, उसे दूर तक थप्पड़ मारा गया था। लाइफ स्टार विशेषज्ञों में से एक को उसे पकड़ना पड़ा। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के खेती करने वालों के शरीर कमजोर थे और देवा कोई अपवाद नहीं था। राघव के थप्पड़ ने उसका आधा चेहरा तोड़ दिया था। खून बह रहा था। हर कोई मृत्युवत शांत था। वह थप्पड़ की आवाज अभी भी हवा में लटकी हुई थी। उनमें से कई बस हक्के बक्के रह गए थे। उनमें से सभी ये नहीं बता पाए थे कि वो थप्पड़ कितना गहरा था। वे यह पता लगाने में असमर्थ थे कि देवा क्यों नहीं चकमा दिया था। मर देवा का चेहरा मुड़ गया और एक उग्र दहाड़ के साथ एक सुनहरा रुनी हाथ दिखाई दिया और राघव की ओर टूट पड़ा। जैसे ही देवा ने अपना हमला शुरू किया, उसने महसूस किया कि राघव बहुत पहले ही अपनी जगह से गायब हो चुका था। राघव पहले ही अपनी सीट पर वापस आ चुका था, जिससे उसका हमला चूक गया। वो थप्पड़ तुम्हारे आंख बंद करके बकवास करने के लिए सबक था। भविष्य में अनापशना बकवास करने से पहले तुम्हें अंजाम के बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते, ऐसा करने से तुम्हारे थप्पड़ खाने की संभावना बढ़ जाएगी। राघव ने अपनी सीट से उपदेश दिया। सच कहूं तो राघव को वास्तव में इस थप्पड़ को सफलतापूर्वक मारने की खुशी थी। चलते समय उसने जानबूझकर देवा को घूरते हुए ऐसे देखा था जैसे वो कोई तर्क तैयार करने के बीच में हो। देवा वास्तव में इसके झांसे में आ गया था। यह थप्पड़ वास्तव में संतोषजनक था। इतने सारे लोगों के सामने उसने एक लाइफ स्टार विशेषज्ञ को थप्पड़ मारा था। उसने पहले कभी ऐसा अद्भुत पोज देने वाला पल हासिल नहीं किया था। सबसे महत्वपूर्ण बातें विवरण थी। जिस क्षण उसने उसे थप्पड़ मारा और लौटा, वो बिल्कुल शांत और स्वाभाविक लग रहा था, जैसे उसे इसकी पूरी आदत हो। यही कारण था कि इतना शानदार परिणाम आया। अर्जुन की आंखें हरी थी और उसकी आंखों में तारे चमकते हुए लग रहे थे। अगर वो इस थप्पड़ को मारने वाला होता तो वो शायद खुशी के मारे बेहोश हो चुका होता। दुष्ट राघव, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं। देवा लगभग पागल हो गया। वो हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट का नेता था और उसकी वरिष्ठता विजेंद्र से भी ज्यादा थी, लेकिन उसे एक छोटे से फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य ने थप्पड़ मार दिया था। यह तो उसे मारने से भी ज्यादा बुरा था। उसके हाथों में एक बैंगनी सोने का जादुई कर्मचारी दिखाई दिया। एक भयानक दबाव के कारण हर किसी के हाव भाव बदल गए। द वायलेट गोल्ड सोल डिवावरिंग स्टाफ। यह वायलेट गोल्ड सोल डिवावरिंग स्टाफ हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट का दिव्य आइटम था। यह बेहद प्रसिद्ध था। उसे इसे बाहर निकालते हुए देखकर सब उछल पड़े। क्या वह तुरंत एक दिव्य आइटम का उपयोग करने की योजना बना रहा था? वो कर्मचारी अभी दिखाई ही दिया था कि कहीं से एक सुनहरी रोशनी निकली और कर्मचारी से टकराई। देवा का शरीर जोर से कांप उठा और वह दूर जा गिरा। यह पहला हमला एक चेतावनी थी। अगली बार तुम सीधे नष्ट हो जाओगे। एक आवाज अचानक आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी, जिससे हर कोई चौंक गया। ये एक देवता की आवाज की तरह थी। ये एक्सपेंशन टावर है। क्या ये नहीं कहा गया था कि ये अंधेरे युग के दौरान घायल हो गया था और पहले ही टूट चुका था? अचानक एक व्यक्ति चिल्लाया क्योंकि उसने देखा कि सुनहरी रोशनी एक्सपेंशन टावर के शिखर से आई थी।
एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का नंबर एक दिव्य आइटम एक्सुएंशन टावर था, जबकि रीइंकार्नेशन मिरर नंबर 2 था। आखिरकार एक्सुएंशन टावर पहली पीढ़ी के कुलपति द्वारा छोड़ा गया था, लेकिन अफवाह थी कि यह अंधेरे युग में आधा अधूरा हो गया था और केवल कर्मिक भाग्य को बनाए रख सकता था। क्या इसे हमला करने में असमर्थ नहीं माना जाता था? एक्सुएंशन टावर ने केवल एक महत्वहीन हमला किया था, लेकिन इसने देवा को दूर उड़ा दिया था। यहां तक कि वायलेट गोल्ड सोल डिवाउरिंग स्टाफ भी विरोध नहीं कर पाया था। हर कोई दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक्सुएंशन टावर अभी भी ठीक था। अगर यह वास्तव में ठीक था, तो यह देखते हुए कि यह वो जगह थी जहां एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का सारा कर्मिक भाग्य इकट्ठा होता था। जो शक्ति यह जारी कर सकता था वो अकल्पनीय थी। विजेंद्र, तुम एक्सुएंशन टावर के समर्थन के कारण पूरे धर्म मार्ग के दुश्मन बनने के लिए इतने बेशर्म हो? सुरेश ने ठंडे लहजे में पूछा। आज इतनी अप्रत्याशित चीजें हुई थी कि वो असहज होता जा रहा था। राघव ने उपहास किया। तुम पूरे धर्म मार्ग का जिक्र करते रहते हो। तुम कौन होते हो धर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले? तुम पिल वैली से हो, और पिल वैली कृषक दुनिया के बाहर स्थित है। धर्म मार्ग का तुमसे कोई लेना देना है क्या? अगर तुम बकवास करना चाहते हो तो इतना स्पष्ट होने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि एक बच्चा भी ऐसे बेवकूफी भरे झूठ से नहीं ठगाएगा। क्या तुम्हारा सिर केवल बकवास से भरा है? सुरेश वास्तव में दुर्भावनापूर्ण था, जो लगातार एक्सुएंशन दाओ सेक्ट और बाकी धर्म मार्ग के बीच घर्षण पैदा करने की कोशिश कर रहा था। सही कहा, पिल वैली तो बस बेशर्म मूर्खों का एक समूह है। अचानक एक वीर और दबंग आवाज गूंज उठी। कौन है वहां? बाहर निकलो। पिल वैली के लाइफ स्टार विशेषज्ञों में से एक ये देखने के लिए हवा में उड़ गया कि कौन बात कर रहा था। तुम्हारी मां की। क्या तुम्हें लगता है कि ये वो जगह है जहां तुम बोल सकते हो? अचानक तलवार की ऊर्जा हवा में उठी, आकाश को विभाजित कर दिया। एक भयानक इच्छा के कारण दुनिया कांप उठी। ये तलवार की ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से दबंग थी, जो इंसान या देवता को मारने में सक्षम थी। वहां मौजूद हर कोई इस तलवार की ऊर्जा से दंग रह गया। ये तलवार उन पर लक्षित भी नहीं थी, फिर भी इसके दबाव से उनकी आत्माओं में चुभने वाला दर्द हुआ। वो पिल वैली विशेषज्ञ जो हवा में खड़ा था, उसने जल्दबाजी में हाथों से मुद्राएं बनाई और हवा में एक विशाल लॉ ब्लेड संघनित हुआ, जो तलवार की ऊर्जा से टकराया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वो लॉ ब्लेड तलवार की ऊर्जा का एक भी वार सहन नहीं पाया। वह तुरंत फट गया। उसे धीमा करने में भी कामयाब नहीं हुआ। तलवार की ऊर्जा फिर पिल वैली विशेषज्ञ के आर पार चली गई, उसे नष्ट कर दिया। अगर कोई और आश्वस्त नहीं है तो बाहर आओ और लड़ो। लोगों का एक समूह एक्सुएंशन प्लाजा में चला आया। सबसे आगे बॉस अनिल थे और उनके पीछे हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट के अन्य बॉस थे। 7 बॉसों के पीछे अनिल और केतन थे। जिस बात से राघव खुश हुआ वह यह थी कि 7 बॉस सभी लाइफ स्टार क्षेत्र में उन्नत हो गए थे। उनके चारों ओर का अंतरिक्ष लगातार उतार चढ़ाव कर रहा था, क्योंकि वे अभी अभी उन्नत हुए थे और अपनी आभा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। जहां तक अनिल और केतन की बात है, वे जेड कोर क्षेत्र में उन्नत हो गए थे, लेकिन उनकी आभाएं पहले ही स्थिर हो चुकी थी। हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट। 7 बॉसों के आगमन से चौंकने वाली चीखें निकली और लोग अनैच्छिक रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। उनकी आंखों में आतंक दिखाई दिया। धर्म मार्ग के भीतर जिस संप्रदाय ने सबसे ज्यादा डर पैदा किया, वो हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट आत्मघाती पागलों से भरा था। उनसे तर्क करने का कोई तरीका नहीं था। वे एक ही गलत शब्द पर पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर देते थे। इसके अलावा वे सभी ऐसे अस्तित्व थे जो उसी क्षेत्र में बेजोड़ थे और अविश्वसनीय रूप से दबंग थे। उनकी मारक क्षमता भयावह थी। हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट, तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो? सुरेश का हाव भाव बिगड़ गया। क्या तुम अंधे हो? हम मारने आए हैं, अभी अभी उन्नत हुए हैं, हमारे हाथ खुजला रहे हैं और हम कुछ लोगों के साथ खेलना चाहते हैं। ऐसा होता है कि यहां बहुत सारे लोग हैं और हम तब तक मार सकते हैं
जब तक हम संतुष्ट न हों। क्या तुम्हें इस पर कोई आपत्ति है? बॉस अनिल ने तिरस्कार से कहा। क्या तुम राघव का समर्थन कर रहे हो? सुरेश ने मांग की। इसीलिए मैंने कहा कि पिल वैली सिर्फ बेवकूफों का एक झुंड है। तुम पहले से ही जानते हो, तो क्यों पूछते हो? अगर हम राघव का समर्थन करने नहीं आए होते तो हम इतनी दूर क्यों आते? मैं वास्तव में तुम्हारे पिल वैली को नीचा देखता हूं। तुम स्पष्ट रूप से दुनिया को नियंत्रित करना चाहते हो, फिर भी तुम इसे व्यक्त नहीं करते हो और केवल अंधेरे में अपनी छोटी मोटी साजिशें खेलते हो ताकि वे रीढ़हीन संप्रदाय तुम्हारे सामने झुक जाए। क्या इसका कोई मतलब है? अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो इसे खुले तौर पर करो। जहां तक धीरे धीरे मेंढक को उबालने के इस पैटर्न की बात है, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि दूसरे से नहीं भाग सकते? बॉस अनिल ने उपहास किया। सुरेश का हाव भाव बदल गया और उसने चिल्लाया, अपनी आवाज पर ध्यान दो। जान लो कि मेरे पिल वैली की स्थिति पारलौकिक है। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी इस सांसारिक दुनिया की परवाह करते हैं? बस चुप हो जाओ। तुम शायद खुद अपने शब्दों पर विश्वास नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है और दूसरे जानते हैं कि तुमने क्या किया है। बस कोई तुम्हें यह कहकर भड़काने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि मेरा हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट ऐसे पुरुषों से भरा है जो खड़े होकर पेशाब करते हैं। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो चलो लड़ते हैं। बात खत्म करने के बाद बॉस अनिल ने सुरेश को नजरअंदाज किया और राघव की ओर चला गया। छोटे साथी, हम तुम्हारा समर्थन करने आए हैं। जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। अगर थोड़ी देर में एक बड़ी लड़ाई हो जाए तो सबसे अच्छा होगा, और हम तब तक मार सकते हैं जब तक खून की नदियां न बह जाए। बॉस अनिल ने उत्साहित हाव भाव के साथ राघव के कंधे पर थपथपाया। उस हाव भाव ने अन्य लोगों की त्वचा को झकझोर दिया। पागल, निश्चित रूप से पागल। उस हाव भाव ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि वह सबको मारना चाहता था। जब लोग किसी विवाद में दूसरों का समर्थन करने आते हैं तो उनका लक्ष्य हमेशा लड़ाई से बचने के लिए चीजों में मध्यस्थता करना होता है। लेकिन जहां तक हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट की बात है तो ऐसा था जैसे उन्हें डर था कि उनके आए बिना दूसरे लड़ेंगे ही नहीं। दूर हो जाओ, ये वह जगह नहीं है जहां तुम्हारे जैसे लोग आ सकते हैं। बॉस अनिल और अन्य अभी बैठे ही थे कि दूर से एक भयंकर दहाड़ गूंज उठी। उन्होंने देखा कि कई लाइफस्टार विशेषज्ञ एक सफेद कपड़े पहने आदमी को रोक रहे थे। यह आदमी 30 के दशक का लग रहा था। वह सुंदर था और उसके सफेद वस्त्र बर्फ जैसे थे। उसकी पीठ पर एक अकेली तलवार बंधी थी। वह शालीन था, धूल से अछूता प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसका खेती का आधार केवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में था, इसलिए उसे तुरंत देखा गया। यह देखकर कि वह केवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में था, उन्होंने सोचा कि वह मजा देखने आया है, इसलिए सबसे नजदीकी लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकालने के लिए कदम बढ़ाया। मेरे रास्ते से हट जाओ, सफेद कपड़े पहने आदमी ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। दूर हो जाओ। लाइफ स्टार विशेषज्ञ आग बबूला हो गए और उनमें से एक ने सफेद कपड़े पहने आदमी पर एक घूंसा मारा। अचानक एक ठंडी रोशनी चमकी। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, वो लाइफ स्टार विशेषज्ञ अचानक रुक गया और फिर उसका शरीर धीरे धीरे अलग हो गया। जैसे ही उसका शरीर अलग हुआ, सफेद कपड़े पहने आदमी उसके बीच से गुजर गया। संप्रदाय नेता राघव इस सफेद कपड़े पहने आदमी को देखकर चौंक गया। वह 108वें मठ का मूल संप्रदाय नेता वाजिद था। वाजिद मुस्कुराया और राघव की ओर चला गया। अपने आसपास के लाइफ स्टार विशेषज्ञों को कुछ नहीं मान रहा था। मर जाओ। वाजिद को उन्हें नीचा देखते हुए देखकर लाइफ स्टार विशेषज्ञों की आंखों में एक जानलेवा रोशनी दिखाई दी। उनमें से 7 ने एक ही समय में हमला किया। वाजिद का मुंह थोड़ा सा मुड़ गया। उसका हाथ उसकी पीठ की ओर पहुंचा। जिस क्षण उसकी तलवार म्यान से बाहर आई, रोशनी फट पड़ी। सूरज जितनी तेज, एक भयानक विनाशकारी इच्छा बाहर निकली। 7 दबी हुई धमाकों की आवाजें गूंजी। जब रोशनी फीकी पड़ी तो वाजिद का हाथ धीरे धीरे उसकी तलवार की मूठ को छोड़ रहा था। विजेंद्र, गिरीश, सुरेश और बाकी सभी विशेषज्ञों की पुतलियां सिकुड़ गई।
वे वाजिद की तलवार को ट्रैक करने में असमर्थ थे। जहां तक अन्य लोगों की बात है तो वे उसे म्यान से बाहर निकलते हुए भी नहीं देख पाए थे। 7 शरीरों के जमीन पर गिरने की आवाज गूंजी। उनमें अब जरा भी जान नहीं थी। वाजिद आगे बढ़ता रहा, अभी भी अपने आसपास के लाइफ स्टार विशेषज्ञों को कुछ नहीं मान रहा था। वाजिद धीरे धीरे आगे बढ़े। उनका हर कदम पूरी तरह से समान दूरी का था, यहां तक कि उनकी चाल की लय भी एकदम एक जैसी थी। वहां मौजूद सभी लाइफ स्टार विशेषज्ञों को यह मानना मुश्किल लगा कि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ इतना भयानक हो सकता है। वो जरा भी प्रयास किए बिना लाइफ स्टार विशेषज्ञों को मार रहे थे। सबसे भयानक बात यह थी कि उनके आसपास स्वर्गिक दाव की जरा भी हलचल नहीं थी। वो साफ तौर पर सेलेस्टियल भी नहीं थे। मुझे याद आया, वो हेवनली स्वॉर्ड गेट के घोस्ट स्वॉर्ड वाजिद है। वह एनिहिलेशन स्वॉर्ड दाव में माहिर है। किसी ने अचानक हैरानी से चिल्लाया क्योंकि आखिरकार उसने वाजिद को पहचान लिया था। जैसे ही वाजिद का नाम लिया गया, सभी लाइफ स्टार विशेषज्ञों के चेहरे बदल गए। वो व्यक्ति जिसकी तलवार के बारे में कहा जाता है कि वह भूतों और देवताओं को कंपाती है, एक ऐसी तलवार जो स्वर्ग को नष्ट कर सकती है और देवताओं का वध कर सकती है। मैंने सुना है कि जब भी वो विरोधियों का सामना करते हैं तो जीवन और मृत्यु का फैसला हमेशा सिर्फ एक चाल में होता है। भीड़ में अनगिनत फुसफुसाहट फैल गई क्योंकि वे श्रद्धा से वाजिद को देख रहे थे। हेवनली स्वॉर्ड गेट केवल तलवार कृषकों को स्वीकार करता था और इसलिए उनके पास बहुत कम शिष्य थे, लेकिन उनमें से हर एक स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाने में सक्षम व्यक्ति था। पिछले कुछ वर्षों में हेवनली स्वॉर्ड गेट में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति सामने आया था। अपनी साधना के सुनहरे दौर को पार कर जाने के बावजूद वो अभी भी एक टूटते तारे की तरह ऊपर उठने में कामयाब रहे और उन्हें तलवार कृषकों के बीच एक सुपर ह्यूमन जीनियस कहा गया। हालांकि वाजिद शायद ही कभी हेवनली स्वॉर्ड गेट से बाहर निकलते थे, फिर भी उनका नाम सेंट्रल प्लेन्स में बहुत प्रसिद्ध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वो 100 साल से ज्यादा के थे तब भी वो सिर्फ जियांटिन क्षेत्र में थे। जीवन के इतने देर से चरण में उनका अचानक उठना साधना की दुनिया के नियमों को पलट देता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग उनके अजीब अस्तित्व के बारे में जानते थे। लोगों के हैरान होने के साथ साथ उन्हें यह भी जानने की जिज्ञासा थी कि राघव वाजिद को कैसे जानता था और यहां तक कि उन्हें संप्रदाय प्रमुख क्यों बुला रहा था। सेंट्रल प्लेन्स में बहुत कम लोग वाजिद के अतीत को जानते थे। मैंने बहुत पहले ही तुम्हारा संप्रदाय प्रमुख बनना छोड़ दिया है। अगर मेरे गेट मास्टर को पता चला तो उन्हें लग सकता है कि मैं कोई साजिश रच रहा हूं। वाजिद मुस्कुराए। वाजिद राघव के सामने पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह युवा जो पहले था अब परिपक्व हो चुका था। हालांकि उनकी सामान्य आकृति नहीं बदली थी, लेकिन उनके चेहरे पर अधिक झुर्रियां थी। वो पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो गए थे। वाजिद भावुक हुए बिना नहीं रह सके। मेरे दिल में आप हमेशा 108वें मठ के संप्रदाय प्रमुख रहेंगे, राघव ने कहा। वह भी भावुक थे। अनगिनत यादें उनके मन में ताजा हो गई। उन चीजों के बारे में सोचते हुए उन्हें लगा जैसे वे एक जीवन पहले हुई थी। वाजिद, क्या आप यहां हेवनली स्वॉर्ड गेट का प्रतिनिधित्व करने आए हैं? सुरेश ने बेचैनी से पूछा। हेवनली स्वॉर्ड गेट एक भयानक संप्रदाय था। उनके पास बहुत कम लोग थे, लेकिन पिल वैली भी उन्हें उकसाना नहीं चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हेवनली स्वॉर्ड गेट का हर व्यक्ति अकल्पनीय शक्ति वाला एक भयानक तलवार कृषक था। सौभाग्य से हेवनली स्वॉर्ड गेट के शिष्य स्वॉर्ड दाव की साधना पर केंद्रित थे और कभी भी दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। उनका पिल वैली के साथ कोई संबंध नहीं था और उनके कोई संघर्ष भी नहीं हुए थे। हालांकि वाजिद के आने से वह चिंतित था। मेरे हेवनली स्वॉर्ड गेट के शिष्य दुनिया के मामलों में पैर नहीं रखते। मैं यहां विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत कारणों से आया हूं और इसका हेवनली स्वॉर्ड गेट
से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। अगर मैं यहां मर भी जाता हूं तो हेवनली स्वॉर्ड गेट तुम्हारे लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा। राघव और मेरा अतीत में लेन देन रहा है, और अगर वो मुश्किल में है तो मुझे मदद करनी चाहिए। अगर कोई लड़ाई शुरू होती है तो मैं तुम सभी से हेवनली स्वॉर्ड गेट के बारे में कोई गलत सहमी न रखने और अपनी मर्जी से लड़ने के लिए कहूंगा। मैं वाजिद तुम्हारी स्थिति के बारे में भी कोई गलत सहमी नहीं रखूंगा। हम बिना किसी चिंता के खुशी खुशी वध कर सकते हैं। वाजिद की बातों से इन लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो निश्चित रूप से एक शातिर व्यक्ति थे जो हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट के पागलों से अलग नहीं थे। खुशी खुशी वध आपके जीवन के बिना खुश होने के लिए क्या बचा था? क्या लक्ष्मण अभी भी ठीक है? वाजिद ने राघव से पूछा। राघव तुरंत समझ गया कि वाजिद के यहां आने का एक बड़ा कारण लक्ष्मण था। हालांकि उन दोनों ने कभी औपचारिक रूप से शिष्य और गुरु का पद नहीं लिया था, लेकिन वह रिश्ता अभी भी वहां था। अगर वाजिद का मार्गदर्शन नहीं होता तो लक्ष्मण इतनी भयानक गति से आगे नहीं बढ़ पाता। वह अभी के लिए ठीक है। उसकी आत्मा उसकी तलवार में बंद है और वह उसके शरीर में वापस नहीं आ पा रही है। यह थोड़ा परेशानी भरा है और हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, राघव ने कहा। अच्छा, जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो हम किसी भी और चीज पर चर्चा कर सकते हैं। छोटे साथी, तुम वास्तव में बुरे नहीं हो। परेशानी पैदा करने की तुम्हारी क्षमता समय के साथ बढ़ती जा रही है। वाजिद ने राघव की पीठ थपथपाई। उसके बाद वाजिद ने विजेंद्र, बॉस अनिल और अन्य लोगों के साथ औपचारिक अभिवादन का आदान प्रदान किया। उम्र के अनुसार वाजिद छोटे थे, इसलिए उन्होंने उनका अभिवादन करते समय एक जूनियर के शिष्टाचार का इस्तेमाल किया, जिससे विजेंद्र और बॉस अनिल शर्मिंदा हो गए। तुम राघव के बुजुर्ग हो, इसलिए हम भाई हैं। बेकार की मधुर बातचीत बंद करो, क्योंकि हम उन्हें वापस नहीं करेंगे। क्या तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हो? बॉस अनिल ने बड़बड़ाया। हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट के लोगों को इस तरह की अनावश्यक और विस्तृत जानकारी सबसे ज्यादा नापसंद थी। दूसरी ओर विजेंद्र ने वाजिद से पूछा कि क्या वो एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की देखरेख में मदद करने आना चाहेंगे, क्योंकि वो कभी संप्रदाय के सदस्य थे। वो वाजिद को वापस लुभाना चाहते थे, लेकिन वाजिद सिर्फ मुस्कुराए बिना कुछ कहे। ये विनम्रता से मना करने के बराबर था। स्पष्ट रूप से उनकी भविष्य के लिए अपनी योजनाएं थी। जैसे ही हुयू सेक्ट, हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट और वाजिद आए, ये मामला और भी ज्यादा जटिल हो गया। पिल वैली का दबंग कृत्य अब जबरदस्ती दबा दिया गया था और उनका आत्मविश्वास कम होने लगा था। हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट के पागलों और वाजिद के यहां होने से शक्ति का अंतर बदल गया था। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त कर रहा था। हुयू सेक्ट से निपटना विशेष रूप से मुश्किल था जब बात स्थिति की थी। जहां तक विजेंद्र की बात थी, वो पिल वैली के लोगों को नजरअंदाज करते दिख रहे थे और सिर्फ चुपचाप वाजिद, गिरीश, बॉस अनिल और अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने जो कुछ भी था उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने सब कुछ राघव पर छोड़ दिया था। जहां तक राघव की बात थी, वह सीमा द्वारा दी गई ताजी चाय का एक कटोरा धीरे से चख रहा था। उसके पीछे नेहा धीरे से उसके कंधों की मालिश कर रही थी। राघव इतना आरामदायक था कि वो लगभग खर्राटे लेने वाला था। उसका वह रूप सुरेश को गुस्सा दिला रहा था। अपने पूरे जीवन में उसने कभी किसी को इतना अभिमानी नहीं देखा था। वो उन सभी को सिर्फ हवा मान रहा था। प्राचीन परिवार गठबंधन, एंशिएंट फैमिली अलायंस के युवाओं की आंखें ईर्ष्या से जल रही थी, लगभग लपटें उगल रही थी। सीमा और नेहा दोनों सुंदर महिलाएं थी जो नश्वर दुनिया में उतरी हुई परियों जैसी दिखती थी, लेकिन वे वास्तव में राघव के प्रति इतनी कोमल थी। इस दृश्य ने उन्हें लगभग पागल कर दिया। वे स्वर्ग को हिलाने वाले प्रतिभाशाली थे, लेकिन उन्होंने सीमा और नेहा जैसी खूबसूरत महिलाओं को कभी देखा भी नहीं था। हालांकि उनमें भी कुछ सुंदर महिलाएं थी जिन्हें हर 1000 मील में एक बार मिलने वाली चरम सुंदरियों के रूप में गिना जा सकता था।
फिर भी वे इनकी बराबरी नहीं करती थी। स्वर्गिक प्रतिभाशाली सभी गर्वित और अहंकारी व्यक्ति थे। उन्हें लगता था कि इस दुनिया की सुंदरियां सिर्फ उन्हीं की होनी चाहिए। उन्हें एक फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करते हुए देखकर उन्होंने अपने दांत पीस लिए। अगर नजरों से मारा जा सकता तो राघव 1000 बार मर चुका होता। चूंकि सब लोग आ गए हैं तो चलो एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की समस्या पर चर्चा करते हैं। आखिरकार मार्शल हेवन अलायंस के इम्तियाज ने अजीब माहौल को तोड़ा। लेकिन जैसे ही उसने बोला, राघव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। अभी उसने एक बहुत ही छिपी हुई हलचल महसूस की थी। 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट की तीव्र इंद्रियों के बिना वो इसे महसूस नहीं कर पाता। इम्तियाज के बोलने से ठीक पहले पिल वैली के सुरेश ने उसे एक आध्यात्मिक संदेश भेजा था। तर्क के अनुसार उनकी क्षमता के विशेषज्ञों के बीच एक छिपे हुए आध्यात्मिक संदेश को महसूस नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि विजेंद्र जैसे लाइफ स्टार विशेषज्ञ भी इसे महसूस नहीं कर पाते। लेकिन 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट दुर्भावनापूर्ण इरादे के प्रति बेहद संवेदनशील था, और चूंकि वह इसे महसूस कर सकता था, इसका मतलब था कि ये दोनों उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। क्योंकि केवल यही कारण था कि 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट इसे महसूस करेगा। अब राघव जानता था कि इम्तियाज एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को क्यों निशाना बना रहा था और उनके लिए बोलने से मना कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह एक अलग खेमे में था। माफ करना, मेरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में कोई समस्या नहीं है, चलो उनकी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। राघव ने इम्तियाज को बात जारी रखने का कोई मौका नहीं दिया। वह कोई अच्छी बात नहीं करने वाला था, इसलिए बेहतर था कि उसे बकवास न करने दिया जाए। राघव, क्या तुम जानते भी हो कि सम्मान क्या होता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहां बीच में टांग अड़ाने के योग्य हो? इम्तियाज दहाड़ा, राघव द्वारा लगातार बाधित किए जाने से क्रोधित होकर। बॉस अनिल तुरंत क्रोधित हो गए और अपनी पीठ पर रखी अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ाया। विजेंद्र अवाक रह गए। इस तरह का गुस्सा थोड़ा बहुत तेजी से भड़क उठा, है ना? उन्होंने जल्दी से उन्हें रोका। इतनी जल्दी मत करो, राघव इसे संभाल सकता है। विजेंद्र ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए बॉस को रोका। वह जानता था कि अगर वह उन्हें नहीं रोकते तो ये लोग अभी मारना शुरू कर देंगे। मुझे आपको ये बताते हुए अफसोस है कि ऐसा होता है कि मेरे पास योग्यता है। इस समय मेरा शब्द एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का शब्द है। अगर आप इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो आपको मेरी बात सुननी होगी। अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो यह भी बहुत आसान है। 2 विकल्प हैं। 1, दफा हो जाओ। 2, लड़ो। तुम खुद चुन सकते हो। राघव ठंडा मुस्कुराया। वो पहले से ही देख सकता था कि पिल वैली की चापलूसी करने वाले लोगों का एक हिस्सा हुयू सेक्ट के आते ही पीछे हटने लगा था। स्पष्ट रूप से फायदे और नुकसान को तौलने के बाद उन्होंने किसी भी पक्ष को नाराज न करने का फैसला किया था। अगर कोई लड़ाई शुरू होती है तो वे लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वे सिर्फ किनारे से चिल्लाएंगे। और हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट और वाजिद के आने से दूसरे हिस्से का आत्मविश्वास हिल गया था। वे बॉस से डरते थे क्योंकि वे वास्तव में शातिर व्यक्ति थे। जरा सी भी लापरवाही से इन लोगों की जान जा सकती थी। पिल वैली की चापलूसी करने के लिए वे हुयू सेक्ट को नाराज करेंगे और अपनी जान गंवाएंगे। ये इसके लायक नहीं था। इसलिए अब जो लोग लड़ाई के लिए चिल्ला रहे थे वे चुपचाप गायब हो गए थे। केवल प्राचीन जाति एंशिएंट रेस के विशेषज्ञों की आंखों में अभी भी तीव्र हत्या का इरादा था। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट और हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट दोनों ही उनके कट्टर दुश्मन थे। अगर उन्हें एक ही चाल में नष्ट किया जा सके तो यह सबसे अच्छा होगा। प्राचीन जाति के विशेषज्ञों के लिए पिल वैली ने उन्हें एक अच्छा अवसर दिया था। वे न केवल अपने दुश्मनों को मार सकते थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे, बल्कि इन लोगों की मौत की जिम्मेदारी पिल वैली की होगी। मार्शल हेवन अलायंस भी उनके लिए परेशानी नहीं ढूंढ पाएगा। छोटे लड़के, इतना अभिमानी होना बंद करो। अगर तुम लड़ाई चाहते हो तो चलो लड़ते हैं।
आज प्राचीन जातियां तुम्हारे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को जमीन पर मिला देंगी। प्राचीन जाति के विशेषज्ञों ने दहाड़ लगाई। वे अभी लड़ना शुरू करना चाहते थे। क्या प्राचीन जातियां इतनी अद्भुत हैं? मेरे दिनों में मुझे यह भी नहीं पता कि मैंने तुम में से कितनों को मारा है। मुझे तुम कभी इतने कठोर नहीं लगे। अचानक आसमान से एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट आई। एक बड़ी आकृति दिखाई दी। वो एक मोटे टून के प्यासे कसाई जैसा था, जो प्राचीन जाति के विशेषज्ञों को ठंडी नजर से घूर रहा था।